Hello students, today we are going to discuss about threading in Java. Threading is a very important topic. The class name is thread or interface. So today we are going to discuss about concurrency of the programs, right? So इससे पहले वाले lecture में we have discussed about कैसे interfaces काम करते हैं, उनका क्या benefits हैं and what are the demerits also we have discussed. Now we are going to discuss about threads, right? So threading is like we are having a program here, and this program, the size of this program is vary according to the programmers, or sometimes we have this particular requirement that the programs should be divided into parts, and the that particular parts, if we assume these are the parts, right, and these parts should run in concurrency with each other. मतलब कि अगर एक प्रोग्राम काम कर रहा है, प्रोग्राम के अंदर एक पार्ट काम कर रहा है तो दूसरा उस टाइम तक आइडल भी रह सकता है और काम भी कर सकता है. जब दोनों साथ में काम करेंगे तो उसको कंकरेंसी बोलते हैं. दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस या उसके अंदर सब प्रोसेसेस जब एक साथ काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंकरेंसी, राइट. सो अब इधर की केस में क्या है, अगर जावा का कंसर्न हम डिस्कस करें तो जावा के केस के अंदर इनको हम थ्रेड्स बोलते हैं, ठीक है. तो एक जो थ्रेड है वो आप ये भी बोल सकते हैं, अगर बिल्कुल जनरल बात में करें, एक लाइट वेट प्रोसेस होता है. तो इन केस आपसे कोई पूछता है व्हाट इज थ्रेड, लाइट वेट प्रोसेस इज अ थ्रेड, राइट. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है. अब एक थ्रेड जो है उसके रिगार्डिंग कुछ चीजें हैं. A thread have independent path of execution. जब भी आप थ्रेड की बात करेंगे तो जितने भी थ्रेड होंगे उनका अपना अपना इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन होता है. उसके बाद में ये हो सकता है कि द आउटपुट ऑफ some particular thread may be passed to the other thread as a input. That is a different thing, but इन जनरल इंडिपेंडेंट पाथ एग्जीक्यूशन एक थ्रेड के अंदर आपको देखने को मिलता है. इसका पाथ जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है दूसरे से, इसीलिए कंकरेंसी भी अचीव होती है, विच इज अगेन अ गुड फीचर ऑफ द ग्रेट प्रोग्रामिंग. सो ये है. उसके बाद में ये भी लिख ही लेते हैं एक बार. कंकरेंसी है ना, जिसे हमने डिस्कस किया, तो द थ्रेड्स कैन रन अकॉर्डिंग टू द कंकरेंसी. उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है मल्टी थ्रेडिंग. ठीक है. मल्टी थ्रेडिंग अगेन वही बात है कि अगर आपके पास में नंबर ऑफ थ्रेड्स एक से ज्यादा हैं तो वो आप शेड्यूलिंग किस हिसाब से कर रहे हैं उन थ्रेड्स को, आप उनकी प्रायोरिटीज कैसे सेट कर रहे हैं. सपोज इफ आई एम हैविंग द थ्रेड T1, T2 एंड सो ऑन. So in this case, if I am giving the priority 5 to this particular thread T1 and I am giving the priority 3 to this particular T2, which is thread 2, then if I may consider or Java considers that the particular thread which is having higher priority will have higher interrupts in the system, or we can say कि ये पहले रन होगा, ठीक है. तो ये चीजें हैं. उसके बाद T2 होगा और अगेन इस हिसाब से आपका काम करता हुआ जाएगा. तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोसेसेस को डिवाइड करके रखता है, और आपने मान लीजिए एक से ज्यादा प्रोग्राम्स पे काम किया हुआ है और उन प्रोग्राम्स में सब प्रोग्राम्स और मॉड्यूल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो उस केस में ये इट इज प्रेरोगेटिव ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम वेदर विच प्रोग्राम और प्रोसेस विल रन on the system at which time. Although the context switching we have already seen in the operating system, that the particular task will be done for some microseconds, and then the other particular task will again take care by the operating system, giving some times, or we have first come first serve, last come first serve, or many type of scheduling, right. So in this case we are not going in too deep in the operating system, but multi threading का concept जो है वो आपको clear होना चाहिए. तो ये सारी चीजें जो हैं इस केस में आती हैं. अब मान लीजिए इसको थोड़ा और डायग्राम से देखें तो मान लीजिए अगर आपके पास में यहाँ एक प्रोसेसर है,
ठीक है, ये एक प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर ने कुछ प्रोसेसेस के साथ में काम करना स्टार्ट किया। लेट्स से दिस इज P1, दिस इज प्रोसेस 2 और इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास में और भी प्रोसेसेस हैं। ये P3 प्रोसेस पर काम आपने किया। अब जो ये P1 है कुछ इस तरीके से कि ये जो प्रोसेस है P1, इसको अगर हम और अच्छे से देखें और ये कुछ इस तरीके से जैसे हमने अभी देखा था, इस तरीके से कनेक्टेड हो और अगर इसको हम थ्रेड माने तो ये पर्टिकुलर प्रोसेसर P1 पर काम कर रहा है और P1 को भी हमने जो सब मॉड्यूल्स में डिवाइड किया तो एक थ्रेड से टच किया और उसके बाद में जो ये सब प्रोसेसेस हैं ये भी थ्रेड्स हैं। तो अगर इनको इस तरीके से थ्रेड करके आप देखें, इस तरीके से सब में से एक एक धागा या थ्रेड निकला हुआ है जो आपको अटैच करना है बाद में प्रोसेस P1 से और वो आपका प्रोसेसर से सीधा अटैच होगा। तो इस तरीके से अगर यहां भी मैप करें तो यही सेम डायग्राम जो है वो यहां पर भी रेप्लिकेट होगा। तो एक जो पर्टिकुलर प्रोसेसर है वो कैन हैव नंबर ऑफ processes and that particular process can have multiple threads. These threads will run in the concurrency as we have already discussed. The path of the threads will be separate for each and every thread. So एक बेसिक आइडिया आपको थ्रेड के बारे में मेरे हिसाब से मिल गया होगा। अब इसके बाद में अगर एक नॉर्मल बात करें, वैसे तो देखिए थ्रेड की अगर आप लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें रेडी स्टेट आती है, स्टार्ट स्टेट आती है, रनेबल आता है, उसके बाद में टर्मिनेशन भी आता है, बहुत सारी स्टेट्स आती हैं, ठीक है। इन बिटवीन भी आप जो है होल्ड एंड वेट पे जाते हैं तो वो सारी चीजें आती हैं। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग में जावा के हिसाब से मैं थ्रेड की बात करूं तो थ्रेड के केस में आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इंप्लीमेंट करने के लिए आपको दो तरह की चीजें मिलती हैं। एक तो मिलता है इंटरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप ये ध्यान दीजिए, और एक मिलता है क्लास, ठीक है। तो इन दोनों ही तरीके से आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो यू कैन इंप्लीमेंट a thread type interface और you can extend a thread class, right? दोनों के ही अपने अपने बेनिफिट्स हैं। एक इंटरफेस को क्यों यूज करना चाहिए और एक क्लास को क्यों यूज करना चाहिए, दोनों ही अपने आप में अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। जब भी आप एक इंटरफेस यूज करेंगे और क्लास यूज करेंगे तो क्लास को आप एक्सटेंड करते हैं, इंटरफेस को कैसे यूज करते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अगर बेसिक क्लास की बात करूं जैसे हमने पहले पढ़ा है, तो क्लास का जब भी आप कोई थ्रेड क्लास यूज करेंगे, ठीक है, क्लास है थ्रेड और इंटरफेस जो है इसका बना हुआ है उसका नाम क्या है, रनेबल, ये इंटरफेस का नाम है। तो जब भी आप थ्रेड क्लास का यूज करेंगे तो आप सोचिए, जब भी आप किसी क्लास को यूज करते हैं तो हमेशा उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके ही यूज करते हैं। तो आपने अगर मान लीजिए यहाँ 5 बार आपको थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना है और उसके बाद में जब भी आपको कुछ भी काम करना है तो यू नीड टू मेक द ऑब्जेक्ट्स, और इन दैट केस मेमोरी भी यूज होती है, प्लस आपको ये जो प्रैक्टिस है वो जब आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक आपको अलाउ करता है सिर्फ तब यूज करना है। इससे पहले इंटरफेस की बात करें तो हमने देखा कि इंटरफेस को आप जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और इंप्लीमेंट करते ही एक तरीके से इनहेरिटेंस होता जाएगा और आपका प्रोग्राम जो है वो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के भी चलता जाएगा और बाकी जो इंटरफेस के बेनिफिट्स हैं वो तो मिलेंगे ही। तो इन जनरल आप दोनों से ही कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क ये है कि प्रोग्रामिंग हैबिट का फर्क है। तो मेरे हिसाब से आपको जब भी इंटरफेस मतलब जब भी आप थ्रेड यूज करें तो आपको इंटरफेस के थ्रू ही इसको यूज करना चाहिए। और जो इसकी थ्रेड क्लास है उस क्लास, वो जो क्लास है उसकी हायरार्की कुछ इस तरीके से है, जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से जावा डॉट लैंग थ्रेड क्लास जो है वो जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड, तो ये आपको जो क्लास है वो देखने को मिलती है और इसके हिसाब से ही फिर आपको आगे क्लासेस को इनहेरिट करना है और जो भी काम करना है वो इसके हिसाब से मैनेज करना होगा। और रनेबल की बात करेंगे तो वो भी कुछ इस तरीके से मिलेगा, जावा डॉट
lang डॉट रनेबल। तो ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इसका आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर बता दिया है कि अगर आपको लगता कोई पूछे इंटरव्यूज में तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि ये आखिर ओरिजिनेट कहां से होती हैं। अब बात आता है कि इसका ऑब्जेक्टिव किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप जो होता है वो होता है आपका क्रिएटिंग थ्रेड। आप सबसे पहले थ्रेड क्रिएट करते हैं, जैसे भी मैंने आपको बताया इस तरीके से उसको डिवाइड करके सब मॉड्यूल्स में, और आप एक थ्रेड क्रिएट करते हैं। सेकंड पार्ट है, इसको हम पूरा प्रोग्रामिंग में देखेंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, अगर इन केस थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे है तो। अटैच कोड टू थ्रेड, मतलब आपने वो जो थ्रेड इस तरीके से बनाया था उससे ये आपने जब लिखा था तो ये कोड अटैच आपने थ्रेड से किया है, ठीक है। तो यही आपको बताना भी चाह रहे हैं कि उसके बाद में आपको कोड से अटैच करना है और उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट भी करना है लास्ट में, एग्जीक्यूट थ्रेड। तो आपको ये तीन ही काम करने हैं, चाहे आप इंप्लीमेंट करें चाहे आप एक्सटेंड करें क्लासेस को। यू हैव टू फॉलो दिस 3 स्टेप्स, राइट। तो ये आप जब यूज करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे। मान लीजिए यू आर हैविंग अ क्लास ए, तो आप क्या लिखेंगे, क्लास ए, इस तरीके से। और ये क्या करेंगे, आप इंप्लीमेंट करेंगे। मान लीजिए आप पहले काम करना चाह रहे हैं इंटरफेस के थ्रू, तो आप क्या करेंगे, इंप्लीमेंट्स रनेबल। ये आपने रनेबल जो क्लास है उसको इंप्लीमेंट किया है। देन आप इस तरीके से क्लास को ओपन करेंगे और अब मान लीजिए आप जो है इसके अंदर फंक्शन लिखते हैं, और कोई भी फंक्शन आप लिखते हैं, मान लीजिए गो नाम से आपने फंक्शन लिखा, ठीक है। इसी तरीके से आपने और भी फंक्शन जो है इसके अंदर लिखे। तो अभी के केस में ये समझिए कि जब आप गो फंक्शन या बाकी फंक्शंस क्लास के लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो रनेबल आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना क्लास, ये सॉरी इंटरफेस, ये रनेबल इंटरफेस जो है इट इज हैविंग अ फंक्शन विच इज कॉल्ड रन, और ये जो रन फंक्शन है इसी को आपको ओवरराइड करना है और आपकी थ्रेडिंग जो है इसके थ्रू कंप्लीट होगी। ये तो आपका हो गया जब आप इंप्लीमेंट करके कर रहे हैं। और इनकेस आपको नॉर्मली थ्रेड को बनाना है सेकंड स्टेप में और उससे अटैच करना है, तो आप क्या लिखेंगे, थ्रेड T1 इज इक्वल्स टू, जैसे हम पहले ऑब्जेक्ट्स बनाते आए हैं, न्यू थ्रेड, और इस तरीके से आप पास करेंगे। और जो भी इसका इंटरफेस हम ले रहे हैं उसके केस में अगर R1 आपका वो है तो R1 डॉट रन फंक्शन को आप कॉल करेंगे और उसको यहां पास कर देंगे। तो ऐसा करने से आपका थ्रेडिंग में ये थ्रेड T1 जो है वो एक तरीके से बनके होगा। और इसको जब आपको रन एग्जीक्यूट करना है तो आप लिखेंगे T1 डॉट स्टार्ट, और आपका जो ये स्टार्ट फंक्शन है वो काम करना, सॉरी जो T1 है थ्रेड, ये T1 स्टार्ट करना चालू हो जाएगा थ्रेड, और अपना काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो थ्रेड्स को यूज करेंगे, ठीक है। बाकी इसके जो प्रोग्रामिंग जो पार्ट है उसके अंदर देखिए थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है कि मान लीजिए आपने कुछ थ्रेड्स बनाए हैं, ठीक है, आपने कोई फॉर लूप चलाया और इस फॉर लूप को चलाया, मान लीजिए i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 20 और i प्लस प्लस, ऐसे आपने इस लूप को चलाया और इसको थ्रेडिंग के थ्रू चलाया है, ठीक है। और आपने मान लीजिए थ्रेड बनाए हैं T1, T2, T3, और अब जब आप इसको कंपाइल करते हैं, ये हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे, और जितनी बार आप इसको कंपाइल करेंगे जरूरी नहीं है, जब तक आपने सेट नहीं किया है इसकी प्रायोरिटी को तब तक ये जरूरी नहीं है कि ये T1 ही पहले चले या T2 ही पहले चले या 3 ही पहले चले। इसके सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है ये सीक्वेंस हो सकता है कि ये सीक्वेंस हो, तो कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करेगा। तो हम दोनों ही तरीके से थ्रेड को बनाना सीखेंगे, ज़्यादा थ्योरी इसके रिगार्डिंग है भी नहीं। तो हम एक फॉर लूप लेंगे, वहां पर हम रन फंक्शन को ओवरराइड करके और फिर काम करने की शुरुआत करेंगे। तो इसका बाकी जो है वो प्रोग्रामिंग पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
अभी के लिए अगर मैं पूरी क्लास को आपके लिए समराइज करूं तो थ्रेड क्या है, लाइट वेट प्रोसेस है। आपको अगर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल रन नहीं कराना है, आपको लगता है कि मुझे मॉड्यूल्स में डिवाइड करना चाहिए और वो कॉन्करेंटली काम करें, तो उस केस में आपको थ्रेडिंग यूज करनी चाहिए, मल्टी थ्रेडिंग यूज करनी चाहिए। बहुत सारे प्रोसेसेस अपने अपने पाथ पर काम करें तो वो इफिशिएंटली काम होता है। उसके लिए आपके पास में दो तरीके हैं, पहला क्लास, दूसरा इंटरफेस। थ्रेड क्लास और एक रनेबल इंटरफेस। रनेबल इंटरफेस आई प्रेफर, क्योंकि उसमें आपको अननेसेसरी ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं होती है। और उसके बाद में जो है बाकी हम सारा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जो है वो अभी प्रोग्रामिंग की क्लास में देखते हैं जब हम लैपटॉप पे कोडिंग करेंगे। चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो है इसका थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया, जिसमें हमने देखा कि थ्रेड्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। देन वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द ways how we can use the thread class in which हम थ्रेड को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ ली हैं। थ्रेड के केस में नहीं पढ़ी, बट चीज़ों को, क्लासेस को इम्प्लीमेंट करना, एक्सटेंड करना, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज जो है हम थ्रेड पढ़ेंगे और थ्रेड के अंदर हम देखेंगे कि थ्रेड में जो फर्स्ट टाइप है उसका, कि किसी चीज़ को, किसी जो थ्रेड क्लास है उसको एक्सटेंड करके आप कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक उसका इंटरफेस जो है थ्रेड वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले हम दोनों ही चीज़ें करके देखते हैं, फिर आपको बताएंगे कि इनमें से कौन सा चीज़ यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल है या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में कोडर्स जो है उसको यूज़ करते हैं। तो जैसे सबसे पहले मान लीजिए आपने एक क्लास बनाई, क्लास ए। अब आप क्या करेंगे, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करेंगे। तो क्या कीवर्ड लगाएंगे, एक्सटेंड्स, और देन यू विल राइट थ्रेड, राइट। यही लिखेंगे आप किसी भी क्लास को थ्रेड को करते हैं। तो अब कहानी जो है वो ये आती है कि आप इस थ्रेड क्लास को के अंदर क्या करने वाले हैं। तो अब आपको पता है कि मान लीजिए मैं कोई एक फंक्शन बनाता हूँ, है ना, लेकिन क्या ये फंक्शन जब मैं थ्रेड क्लास से एक्सटेंड कर रहा हूँ नीचे, तो मुझे बनाना है, तो मान लीजिए इसका नाम है रन, राइट। और इस रन को मैंने बनाया है, राइट। और इसके अंदर मान लीजिए मैं कोड लिखता हूँ कि मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ और उस फॉर लूप के अंदर उस फॉर लूप को 1 से 5 तक चलाता हूँ, उससे कम तक या बराबर तक। और उसके बाद में हम ये प्रिंट करेंगे कि एक बार थ्रेड कौन सा चल रहा है, और उसके बाद में उसको एग्जिट भी कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने लिखा फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 1, देन i इज लेस देन इक्वल्स टू 5, देन i प्लस प्लस। ये आपने जो है वो कंडीशन दी। आप कुछ भी कंडीशन दे सकते थे, उसका कोई इशू नहीं है। हमको सिर्फ ये चेक करना है क्या थ्रेड्स बनाने के बाद में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। बाकी हम ये रनिंग क्यों लेते हैं, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थियोरेटिकल पार्ट में, तो वो कोई कंसर्न नहीं है। अब आपने इसको मान लीजिए कुछ एक प्रिंट आउट लगा दिया, इसके अंदर SOP लगाया, system डॉट आउट डॉट प्रिंट, राइट, जिसमें आप लिखते हैं थ्रेड ए i इज इक्वल्स टू, और जो i है उसकी वैल्यू आप प्रिंट करवा देते हैं जो पर्टिकुलर इस फॉर लूप के लिए होगी। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, इसको कॉपी कीजिए। तो ये तो फॉर लूप का हो गया, और इसके बाद में आप चाहें तो एक प्रिंट यहाँ इस लूप के अंदर लगा सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं आप एग्जिट फ्रॉम, जस्ट सिंपली प्रिंट कराएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो फॉर लूप वाला थ्रेड चलेगा, ये जो काम होगा, इसके अंदर यहाँ से एग्जिट ये कितनी बार होगा, एग्जिट फ्रॉम ए, ठीक है। तो मान लीजिए एक छोटा सा इस तरीके से आपने कोड लिखा, और ये एक ए पर्टिकुलर ए जो क्लास है उसके लिए काम किया। अब क्लासेस तो और भी हो सकती हैं आपके पास, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक और मान लीजिए मैंने इस क्लास को पूरा कॉपी किया, और वो जो क्लास है वो हमने यहाँ बनाई क्लास बी के नाम से, और इसने भी वही एक्सटेंड किया थ्रेड को, और थ्रेड के पास एक फंक्शन था रन, इसको इसने ओवरराइड किया, और उसके बाद इसने इस तरीके से इसके ऊपर काम भी किया है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने लिख दिया, कुछ नहीं करना है, सेम ही काम हो रहा है, बस अब आपको बी के लिए वो जो चीज़ है वो प्रिंट करवानी है।
अब मान लीजिए इसी तरीके से एक और क्लास है, क्योंकि थ्रेडिंग जो है वो कब काम आएगी, जब मल्टीपल क्लासेस आपके साथ में काम कर रही होंगी, ठीक है, तो तब आपको थ्रेड्स का ज़्यादा ज़रूरत जो है वो महसूस होती है। तो वी आर टेस्टिंग इट ऑन द मल्टीपल क्लासेस। मान लीजिए एक क्लास आपने और बनाई, इसका नाम आपने रख दिया सी। अगेन इट इज़ एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास विच इज़ एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे, और यहाँ भी पता चलने के लिए सी हो जाएगा। और ये जो है इसको आप क्या करेंगे, मान लीजिए आई की जगह हमने ये पता करने के लिए इसको जे कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है इस कोड को अपने हिसाब से कुछ मल्टीपल टाइम्स चलाएंगे और यहाँ पर आप जे की ही वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ये आपको समझाने के लिए है कि किस तरीके से आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल से ये समझ में आए कि थ्रेडिंग जो है वो किस तरीके से काम करती है। और यहाँ भी आप क्या करेंगे, के को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम हुआ। अब थ्रेडिंग एक्चुअली वर्क कैसे करेगी, जब आप लिखेंगे क्लास और आपकी जो ये फाइल का नाम है वो है थ्रेड क्लास, तो इसी नाम से हम जो है क्लास का नाम भी रखते ही हैं, सबको पता है। मान लीजिए थ्रेड, इसका जो वो नाम है वो थ्रेड example1 है, ऊपर लिखा ही हुआ है। और इसके अंदर हमने लिखा जो हमारा बेसिक सिंटैक्स होता है, पब्लिक स्टैटिक void main then string args, ठीक है, ये हमने लिखा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब याद है आपको कि एक न्यू इंस्टेंस बनाना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, क्योंकि थ्रेड क्लास में आपको सबको पता है। तो पहले मैं आपको बिना ऑब्जेक्ट के सीधा इसका इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट ही बनेगा, बट वो हम कहीं असाइन नहीं करेंगे किसी वेरिएबल के अंदर। तो आप डायरेक्ट भी इस तरीके से लिख सकते हैं, न्यू ए डॉट, ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से एक स्टार्ट मेथड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि थ्रेड क्लास का है। और ये आपका काम जो है वो थ्रेड बनाने वाला स्टार्ट कर देगा। तो एक बार ए वाली क्लास का थ्रेड स्टार्ट होगा, देन बी वाली का होगा, देन सी वाली का होगा। न्यू ऑपरेटर हम देख ही चुके हैं, स्टार्ट एक फंक्शन है जो थ्रेड को स्टार्ट कर देगा। तो ए से रिगार्डिंग जो थ्रेड एसोसिएट होगा वो चालू होगा, देन बी से और देन सी से। अच्छा, इसके बाद हम और दो एग्जांपल देखेंगे थ्रेड क्लास में, उसमें हम प्रायोरिटीज़ भी सेट करेंगे हमारे हिसाब से कि कब प्रायोरिटी जो है वो किस प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सा थ्रेड चलना चाहिए। बट अभी एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हम कंपाइल और रन करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार क्लास का नेम कॉपी कर लेते हैं। इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। नॉर्मली जैसे आप क्लासेस को कंपाइल करते हैं, जावा सी, देन फाइल का नाम डॉट जावा, वही आप करेंगे नॉर्मली, ठीक है। कंपाइल हो गया। और देखिए कंपाइल होते ही आपने ऊपर देखा, जस्ट इसके ऊपर देखेंगे तो 3 क्लासेस, आपको 4 क्लासेस बन के आ गई, जो कि क्लासेस आपने बनाई थी। तो ये हमारी सिंपली एक जावा फाइल है इन विच वी आर हैविंग नाउ क्लास फाइल्स ऑफ ए बी सी एंड थ्रेड। और यही क्लास फाइल्स जो है आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं जावा में, हमने ये देखा भी। तो इस पर्टिकुलर एक फाइल के अंदर हम वी आर यूजिंग द पर्टिकुलर 4 क्लासेस फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो ये आपको देखने को मिल गया। अब मान लीजिए मैं रन करता हूँ, जैसे ही रन करूँगा वैसे ही देखिए क्या होगा। जैसे ही आप रन करेंगे तो ये जो मेन क्लास है आपकी, देखिए मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर ये सबसे ए बी और सी 3 होंगे। अब देखना इनका बिहेवियर आप, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखिए सबसे पहले क्या रन हुआ, ए रन हुआ 1 2 3 4 5, फिर बी रन हुआ 1 2 3 4 5, देन सी हुआ 1 2 3 4 5, राइट, ठीक है। आप इसको मल्टीपल टाइम्स रन करके देखिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 3 थ्रेड बनाए और उन तीनों ही थ्रेड को आपने कॉल किया और आपका जो है वो काम उस हिसाब से हुआ। अब जैसे मान लीजिए इसको आप यहाँ से हटा करके आप मतलब बाकी R&D अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए इसको आपने सेव किया, देन अब आपने कंपाइल किया, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब देखिए पहले बी रन हो रहा है, देन सी रन हो रहा है, देन ए रन हो रहा है।
अब ये काम आप ही सोचेंगे सर ये इस तरीके से हो रहा है, तो ये और जो है ये किस तरीके से हो सकता था। तो जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो जब आप याद करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आने लगेंगी। ठीक है, जैसे आपकी क्लास है A और आपने लिखा, मान लीजिए इसको मैं एक बार पुराने वाला ही क्या यही करते हैं चलिए, तो आपने लिखा B, राइट, थ्रेड B इज इक्वल्स टू न्यू B। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। और देन आप थ्रेड B डॉट स्टार्ट भी लिख सकते हैं। तो वो वाला तो प्रोसीजर हमेशा रहेगा, वो मैं आपको अभी करके भी दिखा दूंगा इसके बाद वाले एग्जाम्पल में। तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया। जैसे ही इसने थ्रेड B स्टार्ट किया, देन जो ये B वाला कोड है ये चलेगा और ये 5 बार चलेगा, और उसके बाद C चलेगा, उसके बाद A चलेगा। ठीक है ना, तो ये थ्रेड का सबसे बेसिक एग्जाम्पल है और उसका स्टार्ट फंक्शन जो है वो आपने यहाँ पर यूज़ किया है, जिससे थ्रेड स्टार्ट हो रहे हैं आपके। ठीक है ना, चलिए एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कॉन्करेंसी देखने को मिली, बट स्टिल इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल। जब आप बेसिक एक कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उस क्लास के अंदर ये एग्जाम्पल काफ़ी ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, जो पीछे वाला प्रोग्राम था वो तो सेम है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमने पहले वाला प्रोग्राम लिखा है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, वो तो एज इट इज़ सेम है, राइट। ये पूरा प्रोग्राम जो है वो सेम है। अब इसके मेन फंक्शन में हम कुछ जैसे मान लीजिए चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। चलिए अब मान लीजिए हमने यहाँ क्लास का नाम लिखा क्लास थ्रेड एग्जाम्पल, ठीक है, और थ्रेड एग्जाम्पल 2 नाम मान लीजिए आपने इस क्लास का दिया, बाद में क्लास का नाम भी चेंज कर देंगे, राइट। और बाकी चीज़ें इसमें वही सेम लिखी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, अब देखिए हमने वहाँ पहले कैसे लिखा था, ध्यान कीजिए, न्यू और A बनाया और डॉट स्टार्ट लिखा था। ठीक है, तो अभी मान लीजिए हम वैसा नहीं करते हैं, हमने सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको जैसे हम पहले ऑब्जेक्ट बनाते थे तो उसको A क्लास में थ्रेड A नाम के किसी एक वेरिएबल में डाल दिया। यही तो हम किया करते थे और जिससे हम कॉल भी ऑब्जेक्ट्स को करते हैं, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही मान लीजिए आपने क्लास B के लिए किया, यहाँ इस तरीके से आपने B लिखा तो B क्लास का थ्रेड अब चलेगा, और यहाँ भी मान लीजिए मैंने B कर दिया और ये आपके लिए B कर दिया, और इसी हिसाब से आपने C क्लास ली हुई है तो C क्लास का थ्रेड भी हम चला सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए दिस इज़ थ्रेड C। तो अब इस तरीके से आपने किया। अब अगर मुझे इनको रन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए, तो इससे आपको थ्रेड, जैसे हमने पहले किया, थ्रेड A आपको स्टार्ट करना है तो थ्रेड A डॉट स्टार्ट, इस तरीके से ये आप कर सकते हैं, अलग से कोई इशू नहीं है। तो ये दोनों पार्ट्स जो है वो अलग अलग भी कर सकते हैं, आप चाहते तो इसको एक साथ भी कर सकते थे। तो ये आपको बताने के लिए, ताकि आपको वो प्रॉब्लम ना हो। ये थ्रेड A डॉट स्टार्ट हो जाएगा, इसी तरीके से आप थ्रेड B डॉट स्टार्ट करेंगे और इसी तरीके से आप थ्रेड C डॉट स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों ही मेथड्स जो है वो काम करते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए क्या है, ये तो हमने सीख लिया। अब कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि भाई हमने ये तो लिख दिया है, लेकिन हम प्रायोरिटीज़ सेट करें हमारे थ्रेड की, कि कौन सा थ्रेड जो है वो कब चलना चाहिए, कौन सा पहले चलना चाहिए, कौन सा बाद में चलना चाहिए, कौन सा पहले चलना चाहिए, इन बिटवीन कौन सा चलना चाहिए। तो ये थ्रेड जो है वो एक फंक्शन है थ्रेड प्रायोरिटी करके, उससे सेट आप कर सकते हैं, सेट प्रायोरिटी करके। ठीक है, वो थ्रेड क्लास का ही है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो एज एन आर्ग्यूमेंट जो है आपसे वैल्यूज़ लेगा 10 तक।
तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है वो मैक्सिमम और जो मिनिमम है वो आपको इस तरीके से दिख जाएगी। तो द हायर द वैल्यू द मोर द प्रायोरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थ्रेड। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो वो कैसे काम करेगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ थ्रेड सी लिखा, अगर ये थ्रेड चलाने के बाद मैं प्रायोरिटी सेट करूँ तो कोई मतलब रहेगा उसका नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी के लिए भी ठीक है, यहाँ मैंने लिखा थ्रेड, और मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने ये बना तो इस हिसाब से दिए हैं, लेकिन जब स्टार्ट फंक्शन होगा तीनों के लिए कॉल, वो मेरी थ्रेड की प्रायोरिटी चेक करके होगा। तो मैंने सबसे पहले थ्रेड दिया, लिखा सी, तो थ्रेड सी डॉट सेट प्रायोरिटी। ठीक है, इस तरीके से आप सेट प्रायोरिटी करेंगे। और आपने यहाँ लिख दिया इस केस में कि भाई इसकी जो प्रायोरिटी है वो थ्रेड क्लास से ही आएगी, तो थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी, मैक्स अंडरस्कोर मैक्स प्रायोरिटी जो है वो इसको मिल जाए। तो इसका मतलब मैक्स प्रायोरिटी इन द सेंस क्या होगी, मैंने आपको बताया 10 तक होता है, तो 10 इसको असाइन हो जाएगा। और फिर मान लीजिए मुझे लगता है कि मुझे अब ए को चलाना है इसके बाद, तो मैंने फिर क्या लिखा कि भाई इसकी जो प्रायोरिटी है सी क्लास की, इससे एक जो प्रायोरिटी, या फिर इसको चलो मुझे सबसे लास्ट में चलाना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया मिन। तो इससे क्या होगा, ये लास्ट में चलेगा। और उसके बाद में मान लीजिए मैं लिखूँ थ्रेड बी, और ये मैंने लिखा थ्रेड ए वाले से, तो ये प्रायोरिटी सेट हो जाएगी उसकी। और अब मुझे मान लीजिए चलाना है आपका थ्रेड बी, और ये एग्जिट भी इसी वे में होंगे। अब मुझे चलाना है थ्रेड बी, तो मैंने यहाँ लिखा थ्रेड बी, सेट प्रायोरिटी क्या करनी पड़ेगी कि मुझे जो ये वाली जो आपकी प्रायोरिटी है, ए की जो प्रायोरिटी है इससे +1, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी आपने मिनिमम रखी है तो इससे पहले तो कुछ चल ही नहीं सकता है, तो इसकी +1 करेंगे तो वो जो चलेगी वो इसके पहले चल जाएगी। तो अब आपने क्या लिखा, इसका थ्रेड ए, तो पहले तो आप लिखेंगे थ्रेड ए, थ्रेड ए डॉट लगाई हुआ है। अब आप पहले गेट प्रायोरिटी करेंगे, गेट प्रायोरिटी फंक्शन, और उसके बाद में इसमें आप करेंगे +1। ठीक है, इससे क्या होगा, गेट प्रायोरिटी फंक्शन जो है ये फंक्शन क्या करता है कि थ्रेड ए की प्रायोरिटी पहले निकालेगा क्या है, ठीक है, आपने मिनिमम लिखी हुई है तो मिनिमम वाली आ जाएगी, और उसमें +1 करके ये बी को चला देगा। तो आप जब इसको रन करते हुए देखेंगे तो ये तीनों ब्लॉक्स ए बी सी के रन करेंगे। अब ये इंडिपेंडेंटली भी कई बार देखिए आप इनको किस तरीके से रन करते हैं। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं एक बार थ्रेड एग्जाम्पल 2 को। इसके अंदर वही कोड है जो अपने पास था, देखिए। तो अब इसको एक बार कंपाइल और रन करके हम देखते हैं। कॉपी कर लेते हैं इसको ताकि आपको वहाँ टाइप नहीं करना पड़े बार बार। यहाँ पर ये फाइल है, कमांड प्रॉम्प्ट खोला आपने, और हम फाइल भी खोल के रखते हैं ताकि आपको जावा सी फाइल नेम, देन यू विल राइट जावा। ठीक है, दिस इज कंपाइल्ड, नाउ विल रन दैट पर्टिकुलर थ्रेड। तो आप देखिए ये कुछ इस तरीके से रन हुआ। देखिए, समटाइम्स यू विल सी द प्रायोरिटीज अकॉर्डिंग टू द कंपाइलर। तो कंपाइलर पे डिपेंड करती हैं चीज़ें यहाँ से। तो अब देखिए इसमें क्या है, थ्रेडिंग आपने देखा जिसमें आपने देखा कि ए सी बी सी, मतलब कोई भी थ्रेड जो है वो कहीं भी काम कर रहा है, ए कर रहा है, फिर सी कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है, इस तरीके से, है ना। तो अब जब ये एग्जिट हो रहे हैं तो काम खत्म किसका हो रहा है, सबसे पहले एग्जिट फ्रॉम सी, देन एग्जिट फ्रॉम बी, देन एग्जिट फ्रॉम ए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपने जब ये प्रोग्राम रन किया तो सबसे पहले जो आपके हिसाब से होना चाहिए था वो सी होना चाहिए था, तो सी ही सबसे पहले कंप्लीट हो रहा है। देन आपका जो है प्रायोरिटी वो किसकी है, मिनिमम +1, मतलब ए होना चाहिए और बी होना चाहिए। तो बी की जो है वो क्या है, ए से +1, तो बी सबसे पहले होना चाहिए, इसके बाद तो बी है और देन ए है।
अब वो बात अलग है कि इनके जो इन बिटवीन ए बी सी थ्रेड्स हैं वो आपस में स्विचिंग भी करते हैं, और यही जो है वो पैरेललिज्म है या कॉन्करेंसी है इन थ्रेड्स की, ठीक है, और इसी के लिए यूज भी होता है। तो इट इज अप टू द कंपाइलर। देखिए आप इसको दोबारा करके देखिए एक बार रन, तो आपको अलग चीजें देखने को मिलेंगी। ये देखिए राइट, आप इसको दोबारा कीजिए तो आपको हर बार मतलब चीजें जो है वो डिफर करती हुई मिलेंगी। तो ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस इस हिसाब से चीज़ों को शेड्यूल कर रहा है। बट हाँ, आप अपनी तरफ से प्रायोरिटी चीज़ों की सेट बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू उसमें आपको नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, चीज़ों के बारे में, बाकी तो जो है प्रोग्राम है वो जैसा है वैसा ठीक है, उस प्रोग्राम को अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमने अभी छोड़ दिया। अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको कि कोई पर्टिकुलर थ्रेड की प्रायोरिटी सेट करनी है और उसका ये भी देखना है कि प्रायोरिटी क्या थी और उसके बाद में उस पर काम करना है। तो इसका भी एक अच्छा प्रोग्राम जो है इस तरीके से हो सकता है। देखिए जैसे आपने कोई क्लास ली थ्रेड डेमो नाम से, जो कि एक्सटेंड कर रही है थ्रेड को। अगेन यू हैव रन फंक्शन जो बता रहा है कि आप इनसाइड रन हो, और उसके बाद में आप लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, जैसा कि आप हमेशा लिखते आए हैं। और यहाँ से आप मान लीजिए काम करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 थ्रेड बनाने हैं, ठीक है। अब आपने थ्रेड डेमो जो है वो क्लास का नाम लिया है, तो इसी क्लास के आपने मान लीजिए 3 थ्रेड बनाए। अब आपने 3 क्लासेस नहीं ली, जो एक क्लास है उसके 3 थ्रेड बनाए, T1, T2, T3, ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंट थ्रेड जो थे वो आपस में काम कर सकते थे। अब एक ही क्लास के आपने 3 थ्रेड बनाए, T1, T2, T3, और इनका बिहेवियर आप चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए आप क्या करते हैं, आपने बाय डिफॉल्ट देखा, मान लीजिए भाई अभी ये है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो थ्रेड्स को कुछ प्रायोरिटी देगा ही। तो मान लीजिए आप एक फंक्शन इसके अंदर है, तो आपने system.out.print लिखा, और इसके अंदर आपने क्या लिखा कि भाई जो पर्टिकुलर ये T1 थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है, तो ये प्रिंट करवाने के लिए एक फंक्शन है T1.getPriority, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपने कोई प्रायोरिटी सेट नहीं की है, then in that particular case the operating system or compiler will set it to the default 5 वैल्यू। तो 5 जो है वो सबकी बाय डिफॉल्ट होगी, क्योंकि ये एवरेज है, वैसे भी 10 तक मैक्सिमम होती है, तो बाय डिफॉल्ट ये आपको 5 शो करेगा। तो इसी तरीके से अगर मैं तीनों ही थ्रेड्स की T1, T2 और T3 की लेने की कोशिश करूंगा, और इसको बाद में हमने हाथों हाथ प्रिंट भी करवा लिया है system.out.print में। आप चाहते तो किसी वेरिएबल में इसको स्टोर कराते, उसके बाद में आप system.out.print में इसको देख सकते थे। तो वही केस हमने यहाँ लिया। हमने क्या किया, इसको पर्टिकुलरली T1 की प्रायोरिटी देखी, देन T2 की प्रायोरिटी, और देन उसके बाद में T3 की प्रायोरिटी। तो अगर प्रिंट निकालेंगे इसका, हम कंपाइल करेंगे, तो हमको ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले 5 थी, ठीक है। अभी आप चाह रहे हैं कि इनकी प्रायोरिटीज को मैं सेट करूं, तो आप कैसे कर सकते हैं, आप लिखेंगे T1.set प्रायोरिटी, जैसे कि आपको बताया था। तो मान लीजिए आपने लिख दिया 2, तो अब इसकी प्रायोरिटी 2 सेट हो गई है। और इसी तरीके से मान लीजिए मैं T2 और T3 की करूं, पहले 5 थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कई बार जैसे हमको मान लीजिए रन टाइम में वी हैव सम पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच दिस पर्टिकुलर T1 शुड रन आफ्टर द T2, तो वो वाली कंडीशंस आप बिना लूपिंग के यहाँ से कर सकते हैं, और आप इनकी वैल्यूज को थ्रेड्स में देख भी सकते हैं। तो मान लीजिए इसकी वैल्यू वैसे भी 5 थी, हमने भी 5 ही सेट करवाई है। और उसके बाद में एक है T3, इस T3 की वैल्यू जो है आपने सेट करवाई है, मान लीजिए 8, 2, 5 एंड 8 वी आर हैविंग। तो इस केस में आपने प्रायोरिटी सेट करवा दी। तो हायर द प्रायोरिटी ऑफ द T3 की जो हायर प्रायोरिटी है, T3 की सबसे ज़्यादा है, देन उसके बाद T2 लो है, और T1 सबसे लो है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं ये लिख दूं T3.set
प्रायोरिटी, और इसके अंदर मैं लिख दूं 21। ठीक है, तो ये क्या करेगा, भाई हमने ऑलरेडी बात की है कि जो प्रायोरिटीज हैं वो मैक्सिमम जो है वो आप 10 कर सकते हैं, तो दिस विल थ्रो द इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, क्योंकि वो लेता ही नहीं है, उसकी रेंज ही 10 तक है, तो ये आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगी, ठीक है, जो आपको हैंडल करनी होगी। तो इस केस में आपको एरर एक्सेप्शन जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हमने क्योंकि यहाँ पर इनकी प्रायोरिटीज सेट कर दी हैं, तो अगर हम चाहें तो इनको दोबारा प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, जो सेम ही ऊपर वाला है उसको दोबारा लिखेंगे। कैसे, देखिए इस तरीके से आपने लिखा, और यहाँ पर आपने क्या लिखा, वही जैसे पहले वाला था, सेम ही चीज है, t1.get प्रायोरिटी। तो अब जो प्रायोरिटी है वो चेंज आनी चाहिए 2, 5 और 8 आनी चाहिए तीनों ही केसेस में। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें आपको पता चल जाता है कि भाई किस तरीके से काम होगा। तो अगर मैं t1 और t2 की भी यहाँ लिख दूं इस तरीके से, आप उसको थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं, आई माइट बी फास्ट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो देखिए ये t1, t2, t3 की हमने प्रिंट कर ली है। अब इसके बाद में भाई मेन भी तो एक फंक्शन है, क्या मेन की कोई प्रायोरिटी होगी, क्या मेन को किस तरीके से देखेंगे, तो मेन जो थ्रेड है वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप चाहें तो इन थ्रेड्स के नेम भी ले सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट इसमें फंक्शन है। देखिए कैसे लेंगे आप, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं मेन थ्रेड की, वो तो ऑटोमेटिकली रहेगा ही ना। मान लीजिए हम इसको लिख देते हैं याद रखने के लिए कि ये कोई एक मेन थ्रेड के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी जो मेन थ्रेड है इसका भी आपको प्रिंट करवाना है, तो आपने सिंपली इसको कॉपी किया यहाँ पर, और इसका सबसे पहले तो भाई मेन थ्रेड तो चल ही रहा होगा लास्ट में, तो मेन की क्या प्रायोरिटी है ये देखने के लिए पहले आप ये देखेंगे कि क्या मेन नाम का कोई थ्रेड है भी फंक्शन के अंदर, क्योंकि ये तो चला ही रहा होगा कंपाइलर। तो ये हम चेक करते हैं। तो मान लीजिए आपने लिखा चेक करने के लिए द मेन थ्रेड प्रायोरिटी, ठीक है, और उसके बाद में आपने क्या लिखा, प्लस लिखा, और उसके बाद में अब आप क्या करेंगे, थ्रेड डॉट, अब जो करंट थ्रेड है वही तो मेन थ्रेड होगा, तो आप क्या लिखेंगे, करंट थ्रेड, ये इस तरीके से कॉल करेंगे और उसकी गेट प्रायोरिटी करेंगे। इस तरीके से आप गेट प्रायोरिटी को, या पहले आप चलिए नाम लेके देखिए, तो करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, राइट, सो दिस इज योर करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, और ये आपने किया। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मेन थ्रेड है उसकी प्रायोरिटी आपको देखने को मिल जाएगी, प्रायोरिटी नहीं सॉरी नाम जो है उस थ्रेड का वो देखने को मिल जाएगा। तो थ्रेड नेम जो है वो आपको गेट नेम फंक्शन से मिल जाएगा थ्रेड क्लास के। अब यही जो सेम चीज़ है ये आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। तो अभी थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है और क्या आप थ्रेड की प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं, तो आप जब लिखेंगे वही ऊपर वाला काम, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड जो चल रहा है और डॉट गेट प्रायोरिटी। तो इससे क्या होगा कि मेन फंक्शन में क्योंकि आप हैं तो यही मेन फंक्शन का थ्रेड चल रहा है, तो उसकी प्रायोरिटी भी आप देख लेंगे। अब आप इसको अगर सेट करना चाहें तो आप ये चाहते हैं कि भाई मेरा जो मेन थ्रेड है इसकी प्रायोरिटी तो मैक्सिमम होनी चाहिए, तो उस केस में आप चाहें तो इसकी प्रायोरिटी को मैक्सिमम तक सेट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको वही सेट प्रायोरिटी फंक्शन यूज़ करना होगा। आप क्या करेंगे, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, इसमें आप क्या करेंगे, इसको एक बार नीचे ले लेते हैं, ये वाला थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी 10। सो इससे आपका मैक्सिमम प्रायोरिटी हो जाएगा। आप चाहते तो मैक्स प्रायोरिटी भी लिख सकते थे, जैसे हमने पिछले वाले प्रोग्राम के अंदर देखा था। तो इस तरीके से आपका जो मेन थ्रेड है उसकी प्रायोरिटी ये हो जाएगी, और उसके बाद में आप चाहें तो इस बदली हुई प्रायोरिटी को आप चेक कर सकते हैं कि भाई क्या होगी। तो उसके लिए अगेन जो ऊपर हमने लिखा था वही थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी के बाद में एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आप लगा सकते हैं, जहाँ पर आप ये बताएंगे कि भाई मेरी जो प्रायोरिटी है वो क्या है। क्या आप फंक्शन से पूछेंगे तो फंक्शन आपको रिटर्न कर देगा और आप उसको प्रिंट करवा लेंगे। तो मतलब ये भी एक तरीका है
मेन फंक्शन को भी आप इससे हिला करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपके सामने निकल करके आई जो हमने थ्रेड डेमो क्लास ली है, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसको एक बार कंपाइल और रन करके देखेंगे कि ये किस तरीके से कंपाइल और रन होता है। जावा सी then we'll run this particular class। देखिए तो T1 की थ्रेड प्रायोरिटी कितनी है, T2 की थ्रेड प्रायोरिटी कितनी है, फिर T3 की कितनी है। तो आपने जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आप चेक करिए, मैप कीजिए इसको। देखिए सबसे पहले आपने तीनों थ्रेड बनाए, थ्रेड बनते ही एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी क्या हुई, वो हमने प्रिंट करवाई थी, हमने कुछ भी सेट नहीं करवाया। तो यहाँ क्या आ रहा है 555, तीनों ही केस में क्या आ रहा है 1 की भी T1 T2 T3 तीनों की क्या आ रही है 5 प्रायोरिटी आ रही है। इसके बाद में हमने क्या किया, तीनों की प्रायोरिटी सेट करवाई किस पर 2 5 और 8 पर। तो तीनों ही केसेस में देखिए 2 5 और 8 आपको प्रायोरिटी सेट हो गई। उसके बाद में आपने क्या लिखा है थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। तो जो गेट नेम आपने फंक्शन लिखा था ये पर्टिकुलर जो उस टाइम थ्रेड चल रहा है उसकी नेम को आपको बता देगा। तो वो नेम क्या आ रहा है मेन, MAIN। देखिए ये लिखा हुआ ब्लैक स्क्रीन पर, तो ये मेन जो है वो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में मेन थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है, तो हमने बोला हर थ्रेड की प्रायोरिटी बाय डिफ़ॉल्ट 5 होती है, तो वो 5 है। वो आपने मेन थ्रेड की प्रायोरिटी 10 सेट की और उसको प्रिंट करवाया, तो वो देखिए 10 प्रिंट हो गया। तो दिस इज़ एग्जैक्टली मैचिंग कि आप जो लिख रहे हैं वो थ्रेड आपके हिसाब से काम कर रहा है। तो दिस विल गिव द पावर to the Java programming so that your threads, particular threads can run in concurrency with the priorities which you have set for that particular threads, ठीक है। तो ये तो हो गया एक थ्रेड क्लास के रिगार्डिंग में जैसे आप एक्सटेंड करके चीज़ों को काम करते हैं। इसका अगर और एक बेसिक तरीका देखें तो वो बेसिक तरीका क्या होता है, हमने आपको बताया था इम्प्लीमेंट करके, मतलब इंटरफेस। तो थ्रेड इंटरफेस को जो यूज़ करोगे आप, जो कि रनेबल होता है, ठीक है, रनेबल नाम से होता है, ये हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये भी आप एक बार देख लीजिए, वो बिल्कुल सिंपल ही है जैसे आप करते हैं। जैसे प्रोग्राम है आपके सामने, क्लास एम्प्लॉय इम्प्लीमेंट्स रनेबल। तो रनेबल क्या है, एक रनेबल क्लास बनी हुई है, जैसे थ्रेड क्लास है ऐसे ही थ्रेडिंग करने के लिए एक रनेबल क्लास ही बनी हुई है जिसको इम्प्लीमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और इसके अंदर एक रन नाम से फंक्शन लिखा हुआ है जिसको आप ओवरराइड करेंगे, जैसे कि हमने पिछले वाले एग्जांपल में किया था। तो वही काम कर रहे हैं, बस यहाँ थ्रेड की जगह आप क्या लिख रहे हो, इम्प्लीमेंट लिख रहे हो। वही केस यहाँ पर एक मैनेजर आपने क्लास ली और वहाँ रनेबल इम्प्लीमेंट किया। देन आप क्या कर रहे हैं, इसके बाद में एक थ्रेड डेमो नाम से वही क्लास बना रहे हैं और यहाँ पर थ्रेड T1 बनाया, T2 बनाया, T1 स्टार्ट किया और T2 स्टार्ट किया। तो काम लगभग देखने में एक जैसा लगेगा, लेकिन इसके बेनिफिट्स और जो चीज़ें हैं वो आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपने अगर थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया है तो जब भी आप कोई क्लास एक्सटेंड करते हैं तो हर बार आपको उसका ऑब्जेक्ट बना करके उसके फंक्शंस को यूज़ करना पड़ता है। लेकिन जब आप कोई इंटरफेस यूज़ करते हैं तो सबको पता है इंटरफेस यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है और सारे फंक्शंस आएंगे। तो उस केस में आपको बार बार ऑब्जेक्ट अननेसेसरी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये और जो एक इम्प्लीमेंट करने में और एक्सटेंड करने में बेनिफिट्स हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर इसमें प्रोग्राम को रन करूं तो देखिए किस तरीके से रन होगा, थ्रेड डेमो डॉट जावा, ठीक है। देखिए आपने कोई प्रायोरिटी सेट नहीं की है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, आपने कोई प्रायोरिटी सेट नहीं किया, आपने सिंपली क्या लिखा है, 2 थ्रेड बनाए और फिर T1 स्टार्ट किया, T2 स्टार्ट किया और इसके जो T1 T2 हैं वो ऊपर से चालू हुए। तो सबसे पहले कौन सा थ्रेड चल रहा है, एम्प्लॉय चल रहा है, फिर एम्प्लॉय चल रहा है, फिर मैनेजर चालू हो गया, फिर एम्प्लॉय आ गया, फिर मैनेजर चालू हो गया, फिर एम्प्लॉय आ गया। मतलब कोई एक स्पेसिफिक सेट ऑफ आपको
सीक्वेंस देखने को नहीं मिलेगा। जब आप कुछ सेट नहीं कर रहे हैं तो कंपाइलर अपने हिसाब से, देखो यहाँ पर उसने सबसे पहले 10 चला दिए, फिर उसके बाद में मैनेजर के सारे 10 चला दिए, फिर आपने दोबारा चलाया तो उसने फिर 10 चलाए। तो मतलब ये आप पर, आपके कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से चलाता है। जैसे सबसे पहले हमने देखा तो उसने थोड़ा डिफ़र किया, उसके बाद उसने अपने हिसाब से चीज़ें चलाई, तो ये डिपेंड करता है। तो ये एक तरीके से, बाकी इसके अंदर वो सारे ही फंक्शन, वो सारे ही प्रायोरिटी सेट करना और वो सारे काम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारा थ्रेडिंग है, ठीक है। क्या सीखा है हमने? इम्प्लीमेंट करना रनेबल क्लास के थ्रू और रनेबल इंटरफेस के थ्रू, और एक थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके देखा है, और यही हमने थ्योरी में पढ़ा था। आई पर्सनली रेफर कि आप रनेबल इंटरफेस का यूज़ करें सो दैट यू कैन सेव मेमोरी एज वेल। यू नीड नॉट टू मेक अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द थ्रेड क्लास टू यूज़ द पर्टिकुलर फंक्शंस। आप डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे तो वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलते रहें। तो यही थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्ट भी देख लिया, प्रायोरिटीज़ भी देख ली हैं, कैसे आप फंक्शंस के कैसे आप क्लास के पर्टिकुलर थ्रेड के नेम को भी एक्वायर कर सकते हैं, कैसे उसके प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेट करने के बाद में आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, देन मेन फंक्शन को कैसे प्रायोरिटी पर ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें हमने हमारे हिसाब से कोडिंग के थ्रू सीखी हैं। आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।